Hello everyone, I'm Sheetal Wadhwa, a student at Shahid Zafar College of Business Studies और आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। जब हम ग्रीक्स वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? या तो हम सोचते हैं ग्रीक गॉड्स के बारे में या ग्रीक पिलर्स आर्किटेक्चर के बारे में। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ग्रीक्स होते हैं दे आर एज गुड एज ग्रीक गॉड्स एंड एज स्ट्रेंथफुल एज ग्रीक पिलर्स टू अस। तो हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रीक्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। ग्रीक्स का पता होना दोनों ही केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीक्स होते क्या हैं और उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ग्रीक्स को जानने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा जो है ऑप्शन प्रीमियम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम बनता कैसे है और किस किस फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होता है। तो अब हम जब भी ऑप्शन को खरीदते हैं हम डायरेक्टली उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और हम बहुत ही रेयरली ध्यान देते हैं कि वो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस किस चीज़ों की वजह से चेंज हो पाता है। अब ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो किस किस चीज़ों से बनता है और किस किस चीज़ों की वजह से चेंज होता है। हमारा पहला फैक्टर है स्पॉट प्राइस। जैसे ही स्पॉट प्राइस चेंज होगा वैसे ही हमारा ऑप्शन प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा। हमारा दूसरा फैक्टर है स्ट्राइक प्राइस। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम अपना कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का प्रीमियम अलग अलग रहेगा, में होने वाला चेंज भी अलग अलग रहता है। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्पॉट प्राइस है अगर वो 10 पॉइंट से बढ़ गया तो हमारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस के अलग अलग ऑप्शन प्रीमियम्स भी चेंज होते रहेंगे अलग अलग अमाउंट से। इसलिए हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा थर्ड फैक्टर है टाइम टू एक्सपायरी, जिसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा है। हम जितना एक्सपायरी के नियर जाते जाएंगे उतना हमारा ऑप्शन प्रीमियम कम होता जाएगा। ये हमारा एक्सपायरी को कितना टाइम बाकी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लास्ट फैक्टर है वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी ऐसे काम करती है कि जैसे जैसे हमारे स्टॉक की वोलेटिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी वैल्यू कॉल ऑप्शन की या पुट ऑप्शन की बढ़ती जाती है, जैसे हमारी वोलेटिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस डिसाइड करने के लिए। जैसा कि हमने देखा हमारे 4 फैक्टर्स जो है स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी एंड वोलेटिलिटी, इनकी वजह से हमारा ऑप्शन प्रीमियम बनता है और अफेक्ट होता है। इन्हीं फैक्टर्स को अब हम अपने ग्रीक्स में भी यूज़ करेंगे। ऑब्जर्व करा कि इनमें से किसी एक की भी वजह से अगर चेंज आए तो हमारे ऑप्शन का प्रीमियम चेंज हो जाता है। पर इन द रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियो ये चारों चीज़ें साथ साथ चलती रहती है पैरेलल में। प्राइस का हम समझ सकते हैं कि एक बार अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, बट स्पॉट प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। अब अगर हम डिटर्मिन करना चाहें कि हमारे ऑप्शन प्रीमियम में किस फैक्टर की वजह से चेंज आया है तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूजुअली हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं और हम मोर देन वन ऑप्शन में डील करते हैं। अब इस वजह से अगर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे और हमें डिटर्मिन करना पड़ेगा कि हमारे किस फैक्टर की वजह से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्लैक-स्कॉल्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक मेथड डेवलप करा। ब्लैक-स्कॉल्स ने हमारे लिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करे टू डिटर्मिन कि किस पर्टिकुलर फैक्टर का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऑप्शन प्रीमियम पे। तो अब हम इन वेरिएबल्स की वजह से पता कर सकते हैं कि स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी या वोलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऑप्शन प्रीमियम पे। इन वेरिएबल्स को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर का हमारे ऑप्शन प्रीमियम पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हमारे यही वेरिएबल्स है जिनको हम बोलते हैं हमारे ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब है डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो।
अब ये नाम सुनने में थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट एक बार हम इन्हें कैलकुलेट करना सीख जाएंगे और इनको समझ लेंगे कि ये होते क्या है, तो ये सब कुछ इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ग्रीक्स को यूज़ करके ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एक फैक्टर के चेंज पे हमारे ऑप्शन प्रीमियम पे कितना चेंज आने वाला है, तो ये हम पहले से ही डिटरमिन करके रख सकते हैं। मेन फ़ायदा है ऑप्शन ग्रीक्स का, और जो भी लोग ऑप्शंस में अपना रिस्क हेज करते हैं या हेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो ऑप्शन ग्रीक्स का यूज़ करते ही करते हैं। मेरा सबसे पहला ग्रीक है डेल्टा। डेल्टा का रिलेशन है स्पॉट प्राइस से। मेरा सबसे पहला ग्रीक है डेल्टा। डेल्टा का रिलेशन है स्पॉट प्राइस से। ये मतलब है कि डेल्टा हमें बताता है कि हमारे स्पॉट प्राइस में कितना चेंज हुआ, उसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आएगा। बेसिकली डेल्टा इज द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस। हम देखते हैं कि हमारे डेल्टा की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो पुट ऑप्शन होता है उसका डेल्टा रेंज करता है -1 से लेके 0 के बीच में, जिसका ये मतलब है कि पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो नेगेटिव होता है। सिमिलरली कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो रेंज करता है 0 to 1। इसका ये मतलब है कि कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव होता है। इसका डीपर मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पुट ऑप्शन है वो नेगेटिव डेल्टा जनरेट करता है और हमारा कॉल ऑप्शन पॉजिटिव डेल्टा जनरेट करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कॉल ऑप्शन होता है उसका डेल्टा पॉजिटिव रहता है। इसका ये मतलब है कि स्टॉक प्राइस एंड ऑप्शन प्राइस का जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ले रखा है, हमारा डेल्टा अगर 0.25 है, इसका ये मतलब है कि अगर स्टॉक प्राइस 1 रुपये से बढ़ेगा तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 0.25 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा डेल्टा 0.5 होगा तो हमारा ऑप्शन प्राइस 0.5 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। अगर हमारा डेल्टा 0.75 होगा तो हमारा ऑप्शन 0.75 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। अब हम आएंगे हमारी पुट ऑप्शन पे। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो नेगेटिव होता है। इसका ये मतलब है कि जो स्टॉक प्राइस और ऑप्शन प्राइस का कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर हमने अपना डेल्टा -0.4 ले रखा है, जिसका ये मतलब है कि हमारा डेल्टा -0.4 है। तो अगर हमारे स्टॉक प्राइस का प्राइस चेंज होगा 1 रुपये से, इसका ये मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है वो 0.04 रुपीज़ से नेगेटिवली चेंज होगा। तो अगर हमारा स्टॉक प्राइस 1 रुपीज़ से बढ़ रहा है तो हमारा ऑप्शन प्राइस 0.4 रुपीज़ से कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा स्टॉक प्राइस 1 रुपये से डिक्लाइन हो रहा है तो हमारा ऑप्शन प्राइस 0.4 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो पुट ऑप्शन है उसमें नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। सिमिलरली डेल्टा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे पुट ऑप्शन का प्राइस नेगेटिवली कोरिलेट करके उल्टा जाएगा। जिस प्राइस से स्टॉक प्राइस जाएगा उससे ही उल्टे में हमारा ऑप्शन का प्राइस जाएगा। डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं to determine the directional risk of a given option और option strategy, जिसका ये मतलब है कि हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क डिटरमिन करने के लिए डेल्टा का यूज़ करते हैं। जितना हमारा हाई डेल्टा होता है वो सूटेबल है हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज के लिए, जो कि ज़्यादा स्पेक्युलेटिव होती हैं। और जहाँ हमारा लोअर डेल्टा है वो भी हम आइडियली यूज़ कर सकते हैं लोअर रिस्क स्ट्रैटेजीज के लिए, जिसका हाई विन रेट रह सकता है। स्टॉक प्राइस अफेक्ट करता है हमारे ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी को कि क्या हमारा ऑप्शन इन या आउट ऑफ द मनी फिनिश करेगा। वैसे ही टाइम अंटिल एक्सपिरेशन भी हमारी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए होता है कि जैसे जैसे हमारी एक्सपिरेशन पास आती जाएगी वैसे वैसे हमारे स्टॉक के पास कम टाइम बचेगा ऊपर या नीचे मूव करने के लिए स्ट्राइक प्राइस से। देखें कि हमारी प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती रहती है जैसे जैसे एक्सपिरेशन चेंज होती रहती है। इस वजह से हमारा डेल्टा भी डिफरेंटली रिएक्ट करेगा टू चेंजेस इन द स्टॉक प्राइस। हमारी कॉल इन द मनी बिल्कुल एक्सपिरेशन के पहले होगी तो हमारा डेल्टा 1 को अप्रोच कर जाएगा एंड जो हमारा ऑप्शन होगा वो एग्जैक्टली उतना ही बढ़ेगा या घटेगा जितना हमारा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। उसी तरह हमारे पुट ऑप्शन का -1 अप्रोच कर जाएगा। हमारा ऑप्शन
आउट ऑफ द मनी है तो वो ज़ीरो अप्रोच कर जाएगा और वो रिएक्ट करना बंद कर देगा, जिसका ये मतलब है कि अगर हमारा डेल्टा ज़ीरो हो गया तो स्टॉक प्राइस अगर चेंज हो भी जाए तो हमारे ऑप्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला ग्रीक है गामा। गामा जो है वो मेजर करता है द रेट ऑफ चेंजेस इन डेल्टा ओवर टाइम। तो आप इसे डेल्टा का डेरिवेटिव समझ सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो डेल्टा का वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है जैसे जैसे हमारे अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज होता रहता है। इसलिए गामा हम यूज़ करते हैं टू मेजर द रेट ऑफ चेंज एंड हम ट्रेडर्स को एक आइडिया दे देते हैं कि वो अपने फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारा डेल्टा चेंज होता है हमारे अंडरलाइंग एसेट के प्राइस पे। गामा कांस्टेंट रहता है और वो रिप्रेजेंट करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो ये हमारे गामा को यूज़फुल बनाता है डिटर्मिन करने के लिए द स्टेबिलिटी ऑफ डेल्टा। अब हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ डेल्टा होती है वो यूज़ करते हैं हम टू डिटर्मिन द लाइक्लीहुड ऑफ एन ऑप्शन रीचिंग द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपिरेशन। सपोज दैट हमारे पास दो ऑप्शंस हैं विद द सेम डेल्टा वैल्यू, बट एक ऑप्शन का गामा हायर है और एक का लोअर है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा विद द हायर गामा वैल्यू उसका रिस्क भी हाई रहेगा क्योंकि एक अनफेवरेबल मूव इन द अंडरलाइंग एसेट will result in an oversized impact. So, high gamma values will mean that the options tend to experience volatile swings, जो हमारे मोस्टली ट्रेडर्स के लिए एक बैड थिंग माना जाता है क्योंकि ट्रेडर्स प्रेडिक्टेबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं। ये देखते हैं अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए गामा कैलकुलेट करते हुए या गामा को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला है कि जो हमारा गामा है वो सबसे छोटा होता है फॉर डीप आउट ऑफ द मनी एंड डीप इन द मनी ऑप्शंस के लिए। पॉइंट ये है कि हमारा गामा हाईएस्ट हो जाता है जब हमारा ऑप्शन आ जाता है नियर द मनी। और हमारा लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि हमारा जो गामा है वो पॉजिटिव होता है लॉन्ग ऑप्शंस के लिए और नेगेटिव होता है शॉर्ट ऑप्शंस के लिए। हमारा नेक्स्ट ग्रीक है वेगा। वेगा का जो रिलेशन होता है वो होता है वॉलेटिलिटी से। So, our Vega is the measure of change in option premium per percentage change in volatility. ये समझेंगे कि जो हायर वॉलेटिलिटी होती है वो ऑप्शंस को ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाती है क्योंकि ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि हमारा जो ऑप्शन है वो स्ट्राइक प्राइस को हिट करेगा एट सम पॉइंट। वेगा हमें ये बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन प्राइस कितना इंक्रीज या डिक्रीज करेगा गिवन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो जो हमारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं दे बेनिफिट फ्रॉम अ फॉल इन द वॉलेटिलिटी, बट ये हमारे ऑप्शन बायर्स के लिए रिवर्स रहता है। ये जो लॉन्ग ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है फ्रॉम द प्राइस बीइंग बिड अप एंड जो हमारे शॉर्ट ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है फ्रॉम प्राइजेस बीइंग बिड डाउन। इसलिए हमारे जो लॉन्ग ऑप्शंस होते हैं उनका पॉजिटिव वेगा रहता है और हमारे शॉर्ट ऑप्शंस का नेगेटिव वेगा रहता है। अब हम देखते हैं एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर जब हम वेगा को यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि वेगा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बिना किसी प्राइस चेंज के इन द अंडरलाइंग एसेट, जिसका ये मतलब है कि अंडरलाइंग एसेट में चेंज ना आने पे भी वेगा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेगा का प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, वो चेंज होता है हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि वेगा जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन रिएक्शन टू क्विक मूवमेंट्स इन द अंडरलाइंग एसेट। इसका ये मतलब है कि वेगा इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारे अंडरलाइंग एसेट में कोई भी जल्दी से मूवमेंट होगा। और हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हमारा ऑप्शन क्लोज होता जाएगा डेट ऑफ एक्सपिरेशन के वैसे वैसे हमारा वेगा गिरता जाएगा। हमारा अगला ग्रीक वेरिएबल है थीटा। अब थीटा का रिलेशन रहता है टाइम टू एक्सपायरी से। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी नियर आते जाता है, मतलब जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी के लिए दिन कम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ऑप्शन प्रीमियम भी गिरता जाता है। तो जो हमारा थीटा है वो हमें दिखाता है कि हमारे ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज होगा पर डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी। इसलिए
the theta shows us the change in option premium for 1 day decrease in time of expiry. हमारा ऑप्शन प्रीमियम जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा वो डिक्लाइन करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी पास आती जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे सामने जो टेबल है वो हमने उसकी थीटा वैल्यूज ले रखी हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए एक कॉल मनी ऑप्शन के लिए। इस ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 930 रुपीज़। अब आप देखेंगे कि हमने अपना डेट ऑफ एक्सपायरी ले रखा है T+25 डेज। ताकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी पास आती रहती है वैसे वैसे हमारा थीटा बढ़ते रहता है। तो जैसा कि आप देखेंगे T+19 डेज पे या 6 डेज पहले एक्सपायरेशन के थीटा हमारा 93.3 पहुंच चुका है, जिसका ये मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन है वो 93.3 रुपीज़ अब लूज कर रहा है पर डे। अगर हम कंपेयर करेंगे T+0 डेज से जब वो सिर्फ 45.4 रुपीज़ लूज कर रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी नियर आती जाएगी वैसे वैसे हमारा लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग अ प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी नियर आएगी उतना ही हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। अब हम एडिशनल पॉइंट्स पे आते हैं थीटा यूज़ करते हुए। तो पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा थीटा है वो हाई जा सकता है फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस अगर उन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि थीटा जो है वो टिपिकली सबसे ज़्यादा हाई रहेगा एट द मनी ऑप्शंस पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ऑप्शन के लिए कम टाइम चाहिए होता है प्रॉफिट बनाने के लिए विद अ प्राइस मूव इन द अंडरलाइंग एसेट। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो थीटा है वो शार्पली इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जाएगा इन द लास्ट फ्यू वीक्स बिफोर एक्सपायरेशन। इसकी वजह से हमारा जो लॉन्ग ऑप्शन होल्डर है उसकी पोजीशन अंडरमाइन हो सकती है बहुत ज़्यादा, खासकर कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिक्लाइन हो रही है उसी टाइम पे। हमारा लास्ट ग्रीक है रो। हमारा जो रो ग्रीक होता है उसका रिलेशन है इंटरेस्ट रेट से। ये हमने पहले भी देखा है, हम इंटरेस्ट रेट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है और उसका अगर चेंज हो भी तो इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता हमारी ट्रेडिंग पे। ये रो इज़ द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर % चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, जिसका ये मतलब है कि हम रो से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आ रहा है जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है। ताकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो रियलिटी इज़ कि रो ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका ऑर्डिनरली इतना सिग्निफिकेंट चेंज आएगा हमारे ऑप्शन प्राइस पे। तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट या कोई इंटरेस्ट रेट का चेंज होता है वो कॉमनली ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ऑप्शंस पे जब उसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्लोज आ जाता है। पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी दूर रहेगा तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा इंटरेस्ट रेट का हमारे ऑप्शन प्राइस पे। अब हम कंसिडर करेंगे हमारे 3 प्राइमरी ऑप्शन कंडीशंस को विद रिस्पेक्ट टू रो। पहला कंडीशन है हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वो पुट ऑप्शन रहता है जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, और वी कैन से दैट द कॉल ऑप्शंस विद द स्ट्राइक प्राइस अबव द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। पर ये जो हमारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस रहते हैं उनका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता पर उनका टाइम वैल्यू होता है। तो इस वजह से हमारा जो रो होता है वो लो वैल्यू शो करता है फॉर द ऑप्शंस जो वेल आउट ऑफ द मनी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जिसका स्ट्राइक प्राइस इज द सेम और वर्चुअली द सेम एज द अंडरलाइंग एसेट्स करंट मार्केट प्राइस। अब जो हमारे कॉल एंड पुट ऑप्शंस होते हैं दैट आर साइमल्टेनियसली एट द मनी, वो बोथ इंक्रीज भी होंगे और वैल्यू में डिक्रीज भी होंगे, स्पेशली इफ द अंडरलाइंग स्टॉक्स फ्यूचर प्राइस ट्रेंड इज वाइडली परसीव्ड एज अनसर्टेन। अब ऐसे केस में रो हमें प्रोवाइड कर सकता है अ क्लू, या रो हमें ऐसे बता सकता है कि अंडरलाइंग स्टॉक का फ्यूचर प्राइस
लाइकली टू बी बुलिश है या बेयरिश है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एग्जिबिट कर रहा है अ हायर रो वैल्यू या कमांड कर रहा है अ हायर प्रीमियम। तो आंसर ये रहेगा दैट द ऑप्शन दैट इज रिसीविंग द मोस्ट इंटरेस्ट, माने जो ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है इन्वेस्टर्स में, वो सबसे ज़्यादा लाइकली है टू पे ऑफ अ प्रॉफिट। हमारा इन द मनी ऑप्शन। अब इन द मनी ऑप्शन का जो कॉल ऑप्शन होता है वो ऐसा ऑप्शन होता है जिसका स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से नीचे रहता है, या ऐसा पुट ऑप्शन होता है जिसका स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर रहता है। अब जो हमारा इन द मनी ऑप्शन रहता है उसका भी टाइम वैल्यू होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में बिकम डीपर इन द मनी प्रायर टू द ऑप्शंस एक्सपायरेशन। अब इसमें हमारा जो रो वैल्यू होता है वो हाईएस्ट रहता है ऑप्शंस विद अ स्ट्राइक प्राइस दैट इज आइदर एट द मनी और इन द मनी। इसका मतलब ये है कि रो वैल्यूज जो है हमारी सबसे हाई रहेगी जहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होगा, या जिसका मतलब है कि हमारा स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस के जितना होगा, या इन द मनी होगा जिसका मतलब है कि हमारा स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर रहेगा। द एंड हमें ये समझ आता है कि जो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रीक्स होते हैं वो हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग समझने के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो हमने ये सीखा कि भले ही हम ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें, हमारे लिए ग्रीक्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ऑप्शन प्रीमियम में डिवेल्व करा डीपर टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन प्रीमियम किस किस चीज़ों से बनता है और कैसे कैसे ऑप्शन प्रीमियम अफेक्ट होता है उसके फैक्टर्स से। थे 4 ऑप्शन प्रीमियम के फैक्टर्स हैं: स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी एंड टाइम टू एक्सपायरी। हमने देखा कि ये कैसे इंडिविजुअली ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। हमने जाना कि इन द रियल लाइफ सिनेरियो हम इन्हें आइसोलेटेड सेंस में नहीं देख सकते हैं और इनका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम ट्राई करेंगे। इसलिए हमने देखा कि ब्लैक स्कॉल्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने ग्रीक्स डेवलप करे जो कि वेरिएबल्स होते हैं इन 4 फैक्टर्स को समझने के लिए। एक ग्रीक्स को यूज़ करने के बेनिफिट समझे और हमने फिर अलग अलग ग्रीक्स के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग ली। पहला ग्रीक है डेल्टा, जो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन स्पॉट प्राइस होता है। दूसरा ग्रीक था गामा, जो होता है मेजर ऑफ चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू द स्पॉट प्राइस। हमारा तीसरा ग्रीक है वेगा, जो होता है मेजर ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर परसेंट चेंज इन वोलेटिलिटी। चौथा ग्रीक है थीटा। थीटा होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी। लास्ट ग्रीक है रो, विच इज द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर परसेंट चेंज इन इंटरेस्ट रेट। सभी ग्रीक्स के हमने इंडिविजुअली देखा कि ये कैसे हमारे ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं और हमें इन्हें कैसे यूज करना है। होप कि यह एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही एनरिचिंग हुआ हो और आपको कुछ क्लैरिटी आई हो ऑप्शन ग्रीक्स को लेके। Wish you all the best in your future and I hope that you can become a successful option trader using option Greeks. Thank you.